नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अटल उत्कृष्ट जीआईसी कोटली में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अभिभावकों और क्षेत्र के ग्रामीणों का धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। आंदोलित अभिभावकों और ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सोमवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में मुख्य शिक्षा अधिकारी से हुई वार्ता के बाद मिले आश्वासन पर ग्रामीणों ने आमरण अनशन का कार्यक्रम स्थगित करते हुए क्रमिक अनशन को जारी रखने का निर्णय लिया है। उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोठली है और जहां पर विगत 2 सितंबर से हम लोग जो है क्रमिक अनशन पे बैठे थे। धरना प्रदर्शन तमाम क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अभिभावक संघ राजकीय इंटर कॉलेज कोठली के द्वारा जो हमारे अध्यक्ष हैं भाई कमलेश रतुड़ी जी, इनके सानिध्य में जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, वो पूरे मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो है पूरे शासन प्रशासन को हम लोग अवगत करा चुके थे कि यहाँ पर कई लंबे समय से जो रिक्त अध्यापकों के रिक्त पदों रिक्त चल रहे हैं, जो अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं, उसके संबंध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। बीच में कई बार शासन प्रशासन से हमारी वार्ता भी हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई प्रतिफल हम लोगों को नहीं मिला है। लगातार हमारा ये धरना प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। हमारा जो ये अटल उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय कोठली में तालाबंदी और ये क्रमिक अनशन जो हमारा चल रहा था, वो शिक्षकों के मांग में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। और इसमें हमारा जो धरना प्रदर्शन था, इसका जो उग्र रूप था, वो उग्र रूप हमारा जो है 10 सितंबर से शुरू था। 10 सितंबर से उग्र रूप के लिए हमने जो है इसलिए दिया था कि हम भूख हड़ताल करेंगे अगर 9 तारीख तक हमें जो है विभाग द्वारा कोई जो है नियुक्तियां नहीं दी जाती है, कोई अध्यापक यहाँ पे भेजे नहीं जाते हैं, आमरण अनशन करेंगे। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी का जिन्होंने हमारी मांगों पे अमल किया है और यहाँ पे अध्यापक की नियुक्ति के लिए हमें आश्वासन दिया है, तो आज जो हमारा अनशन का जो पैटर्न था, हमने विगत दिया था शासन प्रशासन को, तो उसके संदर्भ में कहूंगा कि जो हमारे अभिभावक लोग हैं, इन्होंने एक कल जिला शिक्षा अधिकारी से वार्ता के बाद एक निर्णय लिया है कि जो हमारा आज का आमरण अनशन है उसको क्रमिक अनशन में बदला जाए। आखिरकार बीते एक पखवाड़े से चल रही हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा का नंदा सप्तमी के अवसर पर नंदा को कैलाश विदा करने में के साथ ही समापन हो गया है। अब ठीक 1 साल के उपरांत ही नंदा के लोक के इस लोकोत्सव का आयोजन होगा। हिमालय के उच्च हिमालयी बुग्यानों में श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीतों और जोगार के साथ में जो है नंदा कैलाश के विदाई लिया है। दूसरी ओर बता दें कि मां नंदा डाली की पूजा अर्चना करने के जो है कैलाश के लिए विदा किया गया है। कर्णप्रयाग से पिछले 6 सालों से लोक जात यात्रा में अपने छोटा शिविर लगाता हूं यात्रियों की सेवा के लिए। यही कि बड़ी यात्राओं में तो प्रशासन व्यवस्था करता है स्वास्थ्य सेवा की। छोटी यात्राओं में कोई व्यवस्था रहती नहीं है। ये 1-2 बार मैं आया, देखा मैंने लोगों को परेशान, तो इसलिए मैं अपने पास फर्स्ट एड लेके आता हूँ, छोटी सेवा देने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। कल से दी होंगे 70-80 लगभग। लोक जात यात्रा में आज ही हम देख रहे हैं कि 10,000 लोग लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो आने वाले 2026 में जब बड़ी नंदा राजजात यात्रा होगी तो लगभग यहाँ पे 10 से लेकर 12 लाख लोग यहाँ पे आएंगे, तो उनके लिए जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ की सड़कें अच्छी कर दी जाए, यहाँ पेयजल अच्छा कर दिया जाए, यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं अच्छी कर दी जाए और वन विभाग से यहाँ पर रहने की जो है अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। आज यहाँ पे जो है हमारी वार्षिक लोक जात संपन्न हो गई है और यहाँ पर सप्तमी की जात जो हर वर्ष होती है, नंदा देवी लोक जात के नाम से जानी जाती है, वो आज संपन्न हो चुकी है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे और कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर आए हुए थे।
और तमाम गांव के लोग थे, पूरे चमोली जिले के लोग शायद यहाँ पर होंगे और बाहर से भी आए थे। और यहाँ पर जो है हर साल जो लोक जात होती है वो तो हर साल संपन्न हो ही जाती है, लेकिन आने वाले वर्ष 2026 में जो है यहाँ पर बड़ी लोक राजजात यात्रा होनी है, जो एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा है। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ अपने यशस्वी एवं तेज तरार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भूपाल राम टमटा जी से आशा करता हूँ कि ये 2026 की तैयारी में जुट रहे होंगे और अपने कर्मचारियों को अवगत करा रहे होंगे। आगामी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के सफल आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट रोशनाबाद के सभागार में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वच्छता पखवाड़ा की तैयारियों की समीक्षा की, जो 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य सफाई को बढ़ावा देना है। स्थानीय निकायों द्वारा मलिन बस्तियों की सफाई की जाएगी और सभी गतिविधियों को सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने की स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। और ये 14 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। तो इस पखवाड़े में जो है बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। ये 14 सितंबर से लेकर के और लास्ट तक चलेगा सितंबर। तो ये जो है इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें सफाई के कार्यक्रम होते हैं, सफाई मित्रों के शिविर लगाए जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाए जाने हैं। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों की सफाई की जानी है और एक ऐसा भी तीर्थ उसमें नियत है जिसमें सभी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के सफाई करेंगे। तो मूल रूप से ये सफाई का कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है स्वच्छता ही सेवा का, उस पोर्टल पर सभी गतिविधियों को अपलोड भी किया जाना है। जितनी लेजेसी वेस्ट वगैरह है उनको भी हटवाया जाना है और इन समस्त कार्यक्रमों से माननीय जनप्रतिनिधिगण को जोड़ा जाना है, उन्हें इन्वाइट किया जाना है और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जाए। उधर हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विष्णु घाट में रील बना रही लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर गई। लड़की के गिरने पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े, हालांकि पानी का बहाव तेज होने के कारण लड़की डूबी नहीं और किसी तरह जो है उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि पैर फिसलकर गिरने के दौरान लड़की घायल हुई है। उधर मामला डोईवाला कोतवाली का है, जहां बीजेपी नेता डोईवाला कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत जॉली ग्रांट में भाजपाइयों पर बीती रात फायरिंग के मामले में कोतवाली डोईवाला ने मुकदमा दर्ज करने में देरी की है। वहीं काफी संख्या में बीजेपी नेता नाराज होकर डोईवाला कोतवाल के खिलाफ धरने पर बैठ गए। महिला बीजेपी नेताओं के विरोध को देखते हुए पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक घटना हुई जिसमें शुभम चौहान नाम का एक अपराधी, जो पहले भी अपराध में संलिप्त था और जिसका पहले भी इतिहास रहा है कि उसने खून किया है किसी का, और उस व्यक्ति द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पिस्टल तानकर गोली चलाने का प्रयास किया गया, जो वीडियो में हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन डोईवाला कोतवाल को हमने कल रात तहरीर देने के बावजूद भी डोईवाला कोतवाल द्वारा कोई कार्रवाई न करके उसमें और इतिश्री कर दी गई इस सारे प्रकरण की। जबकि हमारा मांग ये थी कि उन लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए कि उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। हमारा यही मांग थी, जिसके लिए कि कोतवाल साहब ने ढंग से बात करने को हमसे तैयार नहीं है और ना हमें सही से जो हमने हमारी बातें थी, जो हमारी मांगे थी उनसे, उसे हमें समझाने में सक्षम नहीं है कोतवाल साहब। उनके लड़कों ने, जो तथाकथित युवा मोर्चा का नेता है, उनके लड़कों ने उनको पीटा। उसके घर में 5 गाड़ियां आई और 5 गाड़ियां 4 स्कूटी आई उसको मारने के लिए।
हमने रात को यहाँ थाने में आए, कोतवाल साहब को हमने दिखाया, जिसमें उसे जो चौहान का लड़का, मैं जानता नहीं उसको, मुझे परिचय नहीं है, वो वीडियो में दिख रहा है कि उसे तमंचा दे रखा है और तमंचा लेके वो जो है उनको ऊपर फायर कर रहा है। वो वीडियो दिख रहा है, हमारी वीडियो नहीं है, वो उस सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है। वो उस वीडियो के आधार पे इन्होंने कहा मुकदमा कायम करते हैं। ठीक है, अब मुकदमा कायम बात चल रही थी तो वो कह रहे हैं कि मैंने मुकदमा कायम कर दिया, लेकिन जो पीड़ित है उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर रहा हूँ। इस आक्रोश में जो पीड़ित है, जो मांग कर रहे हैं, कल रात से परसों से मांग कर रहे हैं कि उनकी वो आरकी एप्लीकेशन हमें सबूत है पास, कि सबूत ही मिल जाएगा, पर सबूत हम तुमको मिल गया जिस बात का, वो तुम कार्रवाई नहीं कर रहे। हम एमजी में खाना खाने गए थे, खाना खा के हम वापिस आ रहे थे, हमें किसी का फोन आया कि आप दुर्गा चौक हिमालयन गेट से ना जाके वहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं आप लोगों को मारने के लिए। तो हमने एमजे से रॉन्ग साइड से गाड़ी काट के हम नीचे आ रहे थे। वहाँ पे एक स्कॉर्पियो खड़ी थी, स्कॉर्पियो में एक लड़का सरन गाड़ी चला रहा था और एक शिवम चौहान करके कोई वो है गैंगस्टर है, क्या बदमाश है, उसने पहले भी एक मर्डर कर रखा है, वो बैठा हुआ था। पीछे सुबह नोटियाल बैठा हुआ था उसमें। जैसी हमारी गाड़ी उसकी बगल में आई, उसने हमारे ऊपर तमंचे से 2 फायर कर दी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि वो फायर मिस हो गई, उसकी चली नहीं तमंचा उसका। और इतने में हमने वहां से गाड़ी अपनी भगा ली और हम सीधे गाड़ी भगा के हमने कोतवाल के पास आ गए। हमने कोतवाल साहब को सारी प्रकरण बताया, लेकिन कोतवाल साहब उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। और उसकी तमंचा चलाते हुए उसकी हमारे पास वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज हमने निकाल रखी है, सब कुछ हमारे पास है। तब भी कोतवाल साहब हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। और बताओ। खून से सना शव मिलने से मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक छात्र के पिता ने सीएम को ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों ने कोतवाली में एसएसआई से भी मिलकर जल्द खुलासे की मांग की है। शनिवार की रात में जो 6:30 बजे हमारा बेटा गया था और लड़की भी साथ में थी, उनके साथ में गया, उसके बाद भी वापस नहीं आया। उसके बाद हम सुबह को उसकी डेड बॉडी वहीं पर मिली। जो वहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी है लिखित में, उनने हमें आश्वासन दिया है। वहाँ पे सारे लोग जो हमारे थे यहाँ जो फ्यूनल में आए थे, तो हम सारे लोग वहाँ गए थे और उसके बाद उनने भी न्याय की पूरा हमें भरोसा दिलाया है। इसलिए अभी हम वहाँ से वापस आके फिर हम थाने में आए थे। वो लोग इन लोगों पे नजर रखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा लगातार राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्यमंत्री के बचाव में अपना बयान दिया है। नवाब का कहना है कि राज्य में जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, इस तरीके से कांग्रेस के पास कोई विजन, कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस आज विपक्ष की राजनीति में है, उसको विपक्ष के मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है, अपराध अगर कोई हुआ है तो अपराध की कोई श्रेणी नहीं होती है, कोई नाम नहीं होता। किसी व्यक्ति जो करने वाला अपराधी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई अपराध में किसी व्यक्ति का नाम आया है तो उसको बचाने का प्रयास नहीं किया है मुख्यमंत्री ने, और न सरकार ने उससे बचाने का प्रयास किया है। हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति द्वारा प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कहा कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बहू बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं। ये हम लोग यहाँ पर सब लोग भूतपूर्व सैनिक संगठन हल्दीचौर से आए हैं और इसमें तमाम इस क्षेत्र के हमारे पूर्व सैनिक सभी जुड़े हुए हैं और जितनी भी हमारी पूर्व सैनिकों की विडोज हैं, जो लेडीज हैं, वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई है।
तो हम लोग सब पिछले लगभग 1-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा अराजकतापूर्ण वातावरण हो चुका है, खासतौर पर महिलाओं के प्रति। हम लोग डेली देखते हैं पेपर्स में भी, टीवी पे भी, कि कहीं बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में, कलकत्ता मीन्स बंगाल, सो पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए और उनको उत्पीड़न से मुक्त किया जाए। अली गली में इधर उधर ये चोरी छिपे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए हमारी सुरक्षा की जाए। किससे मांग करनी है? आप लोग सैनिक परिवार से हैं? हम सैनिक परिवार से हैं। हाँ, क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? तो सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित है। हाँ, हमारी बेटियां असुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में डरती हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार एसोसिएशन देहरादून के बाहर भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों को लोगों के सामने रखा है। उन्होंने कहा, देहरादून बार में लगभग 5500 से अधिक अधिवक्ता इस समय कार्यरत हैं। इसके साथ ही बार भवन देखने में काफी भव्य लग रहा है, जिसके लिए 5 बीघा जमीन भवन बनाने के लिए स्वीकृति की गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को बदलने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 कानून लागू करने का काम किया है। आज देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ है और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5000 से भी ज्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हमारे नए अधिवक्ता साथियों को जो सामान्य स्थिति परिस्थितियों में अपना ये व्यवसाय शुरू करते हैं, उन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो शुरुआती दिनों में अपना कार्यालय बना पाए, अपना ठीक प्रकार से सेटलमेंट कर पाए। तो निश्चित रूप से नए चैम्बर भवन के बनने से उन सबको भी सहायता मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया भी आसान होगी। यहाँ से सकारात्मकता बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। मैं आज के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई हो। उधर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती पंत पार्क में मनाई गई, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोगों ने शिरकत की। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर एक गोष्ठी कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। उनकी 137वीं जयंती पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का काशीपुर से पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। इसी के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक बाली ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर यहां सैकड़ों लोगों ने उनकी जयंती में शिरकत की है। पर हम यहाँ पर आते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती के अवसर पर यह हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की कर्म भूमि काशीपुर रही है और काशीपुर में उन्होंने अपने कार्यों के अनुसार देश में अपना नाम रोशन किया। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से उनका योगदान रहा, वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसी शख्सियत जिसको भारत रत्न मिला है, वो इस काशीपुर की कर्मभूमि में अपने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा उन्होंने गुजारा। आज हम सभी लोग विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग मिलकर उनकी जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। मैं मंच समिति की ओर से स्वागत सामाजिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार आयोजित किया जाता है। आप सभी का गहराई का निवेदन, यहाँ पर सभी लोग, सभी समाज के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका स्मरण करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। आज हम लोग भी गोविंद बल्लभ पंत पार्क जो हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्थान है,
इस पे हम भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 137वीं हम जयंती यहाँ मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन के लोग एकत्रित होकर बहुत हर्षोल्लास के साथ आज इस जयंती को मनाने का काम किया जाता है। साथ ही हम नमन करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए देश के और देश की जनता के लिए किए गए कार्य के विशेष तौर पे जैसे जमींदारी, कुली, बेगारी प्रथा को समाप्त करने का काम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने का जो काम किया, जिसके लिए उनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। पूरा देश उनको नमन करता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की हम शताब्दी काशीपुर में मनाई ही जाती है। यहाँ पर काशीपुर के सत्संग व्यक्ति जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत इतिहास से वाकिफ हैं, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री राजेश टंडन जी हम लोगों को बीच उपस्थित होने वाले हैं। आपको कुछ ही पलों में श्री राजेश टंडन जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे। तब भी पूरे उत्तर प्रदेश के वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो है कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा देहरादून पहुंचे। सह प्रभारी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। बता दें कि इस बैठक में केदारनाथ उपचुनाव के लिए मंडल और ब्लॉक स्तर पर प्रभारी के साथ पर्यवेक्षकों के नाम पर चर्चा होगी। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडेज हैं हमारे। अभी निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव सामने हैं, बाई इलेक्शन है केदारनाथ का, और हमको उसके लिए प्रभारियों की नियुक्तियां करनी है। और भी बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पे पार्टी स्तर पर डिस्कशन होना है। सीनियर लीडर्स की एक 17 लोगों की एक कमेटी जो बनाई गई है हाईकमान के द्वारा, उसकी आज एक बैठक है जिसमें प्रतिभा करने के लिए आदरणीय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो हमारे सह प्रभारी हैं। और देखते हैं इस मीटिंग के बाद फिर राज्यपाल के यहाँ भी समय लिया है। कानून की बिगड़ती जो व्यवस्था है, बलात्कार लगातार हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित हैं। आज प्रदेश की जो नगर निगम और स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होना है, एक बाई इलेक्शन होना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। तो उसी में किस तरह से चुनाव लड़े जाने, किस तरह से मिलकर सब लोग इसमें भाग लेंगे, हमारा एक कार्यकर्ता उसके लिए मीटिंग है और उसी में शिरकत करने के लिए मैं भी आया हूं। और आज जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, राज्यपाल जी से भी मिलने का वक्त लिया है। प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है और जिसमें सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो राज्यपाल जी से हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि देवभूमि है, इसको क्राइम भूमि नहीं बनने देना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और हम उसको निभाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।